प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में अध्याय 15 क्रिया। तो क्रिया, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्रिया मतलब किसी कार्य का करना या होना, है ना। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। मोर नाच रहा है, रश्मि पत्र लिखती है, सूरज निकलता है, राकेश विद्यालय गया, अशोक ने डांटा, राखी ने भोजन परोसा, नेहा ने चावल बनाए, अध्यापिका पढ़ाती है। तो ये जो वाक्य मैंने अभी आपको बताए, तो इन वाक्यों में नाच रहा है, लिखती है, निकलता है, गया, डांटा, परोसा, बनाए, पढ़ाती है, ये सब क्या है? इन शब्दों से आपको क्या पता चलता है कि किसी कोई कार्य हो रहा है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है? जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। पद की जगह हम शब्द भी लिख सकते हैं, क्योंकि पद क्या है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर पद लिखा गया है। तो जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। जैसे हवा चल रही है, तो चल रही है। पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ पर पुस्तक मेज पर है, तो पर है मीन्स रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये शब्द, ये सब क्या है? क्रिया। तो जिस शब्द से या जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब धातु क्या है? तो क्रिया के मूल अंश को या क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, जैसे पढ़, जा, गा, खा आदि। तो ये क्रिया का मूल रूप है, ठीक है। अब हम देखेंगे, जानेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। तो दो वर्गों में कैसे बांटा गया है? एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं, एक है अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। तो जरा सा हम अगर सोचें तो हमें समझ में आ जाएगा अकर्मक क्रिया क्या होगी, जिसमें कर्म नहीं होगा, अर्थात जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती तथा क्रिया का व्यापार तथा फल दोनों कर्ता में ही रहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण से शब्दों में अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जिस क्रिया में के साथ कर्म नहीं होता। जैसे नेहा सो रही है, तो नेहा करता है और सोना क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। तो पिताजी जा रहे हैं क्रिया है और कर्ता कौन है? पिताजी, तो कर्म इसमें है नहीं। तो जहां कर्म नहीं होता, ठीक है ना, वो क्रियाएं कौन से? और जहां पर क्रिया का सीधा सीधा फल कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अकर्मक क्रिया के बाद है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है कि अब अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? तो अकर्मक क्रिया की पहचान बहुत आसान सी है कि क्रिया के साथ हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और हमको उत्तर नहीं मिलता, तो वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। तो जैसे बच्चा रोता है, तो क्या रोता है? तो बच्चा तो करता हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब दूसरी है आपकी सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके साथ कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, वो सकर्मक क्रिया है। अच्छा, कर्म का पता कैसे लगाते हैं? हम क्या या किसे करके हम प्रश्न, क्रिया के साथ हम क्या या किसे करके प्रश्न करते हैं और हमको उसका उत्तर उसी वाक्य में मिल जाता है। तो क्या, जब हम प्रश्न करते हैं और जो हमें उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके साथ कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, सकर्मक क्रिया। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, तो आयुष क्या पढ़ रहा है? उत्तर आ गया पुस्तक, तो पुस्तक कर्म है और जहां कर्म है वो सकर्मक क्रिया है। नेहा टीवी देख रही है, तो नेहा क्या देख रही है? टीवी, तो यहाँ पर टीवी जो है वो कर्म है, इसलिए जो है ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जहां कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल जिस पर पड़ता है तो वो कर्म होता है। तो क्या या किसे या किसको लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है और वो कर्म है, ठीक है ना। और वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है ना। तो अब हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इतना जाने
कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया की परिभाषा हम जान गए कि जिस शब्द से या जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद किस आधार पर किए गए हैं, तो दो आधारों पर क्रिया के भेद किए गए हैं। एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना या प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर मैंने आपको बता दिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद तो 6 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वहां सामान्य क्रिया होती है। जैसे पिताजी ने पत्र लिखा, एक क्रिया लिखा, वह गया, गया एक ही क्रिया। तो जहां पर एक ही क्रियापद होगा वहां पर क्या होगा, सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, किसी वाक्य की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर जब मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया हम कहते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो पकड़ और लिया दो क्रिया हो गई ना। तो जहां एक से अधिक क्रियाएं होती हैं वहां संयुक्त क्रिया होती है। आकाश में तारे निकल आए हैं, तो निकल और आए, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। इसका दो क्रियाएं हैं, इसका मतलब कि कौन सी क्रिया है आपकी, संयुक्त क्रिया। ठीक है, अब जो है, अब हमने देखना है कि दूसरा, मैंने आपको क्या बताया, पहला आपका है कौन सी क्रिया, पहली आपकी थोड़ा सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो आप अपनी बुक थोड़ा सा सामने रख लीजिए और उससे समझ लीजिए। बुक तो आपको खोलिए आप थोड़ा, इसलिए ज़रा सी दिक्कत मुझे लग रही है सेट होने में। ठीक है ना, चलिए आप बुक खोल लीजिए। तो बुक अपने खोलेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जो है तीसरी है आपकी नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया जो है, नाम धातु क्रिया किससे बनती है, नाम धातु क्रिया मूल धातु को छोड़कर, ठीक है ना, मूल धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो मूल धातु जैसे मैंने आपको बताया था, पढ़ लिख वगैरह। अब मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने पर जो क्रियाएं बनती हैं, ठीक है ना, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो मूल धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया। अब वो मतलब मूल धातु को छोड़कर कौन से शब्द, तो वो शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रिया। जैसे संज्ञा है बात, तो बात से बतियाना बना, झूठ से झुठलाना, लाठी से लठियाना, है ना, दुख से दुखाना। तो इसी प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा देने से जो नई क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, अपितु किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या दूसरे से कार्य करवाता है। ठीक है ना, जैसे चलवाना, जगवाना, कटवाना। तो मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो कार्य दूसरे से करा रहा है, यानी दूसरों को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। ऐसे कुछ आपको और दी हुई है प्रेरणार्थक क्रियाएं, तो आप उनको देखिए अच्छी तरह से। अब उसके बाद है आपका पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि किसी मुख्य क्रिया के पूर्व घटित होने वाली जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया घटित होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे अतिथि खाना खाकर चले गए, तो खाना खाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है और चले गए वो मुख्य क्रिया है। बच्चा दूध पीकर सो गया, तो बच्चे ने क्या किया, दूध पिया और सो गया, तो दूध पी कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है,
अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया क्या है? जब क्रिया वाक्य में प्रयुक्त होते हुए भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर पाती। ठीक है ना, जब क्रिया क्या होती है, वाक्य में तो प्रयुक्त होती है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वे क्रियाएं अपूर्ण क्रिया हैं। जैसे वह लाल किला है, मोहन फल खरीद रहा है। तो वह लाल किला है, इससे क्रिया जो है अपूर्ण है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। मोहन फल खरीद रहा है, तो यहाँ भी क्या है, अपूर्ण क्रिया है कि क्रिया पूरी हुई है कि नहीं हुई है, खरीद रहा है वो, तो ये अपूर्ण क्रिया है। तो कहने का अर्थ है कि आपको मैंने बता दिया कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु क्या है, क्रिया के कितने भेद, किस आधारों पर हम क्रिया के भेद करते हैं, तो 2 आधार पर करते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग या रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना या प्रयोग के आधार पर 6 भेद हैं क्रिया के, वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। तो अब आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास में भेज दूंगी और आप अच्छी तरह से कीजिएगा, ध्यानपूर्वक कार्य कीजिए, सही प्रश्न का सही उत्तर कीजिए अपनी कॉपी में।